नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 के भूगोल विषय में पाठ दूसरा संरचना एवं भूआकृतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। पुराने समय में, लंबे समय में करोड़ों वर्षों पूर्व ये पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी और ये गोला पृथ्वी जो एक गोल थी, गेंद के आकार की थी और वायुमंडल में अर्थात इस विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार की जो तत्व है उनसे टकराती हुई ये धीरे धीरे ठंडी होती गई और ठंडी होने के कारण इसमें विखंडन अर्थात प्लेटें हुई, टुकड़े हुए इसके। अर्थात ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की जो वर्तमान जो आयु है अर्थात इसकी उत्पत्ति है जो 46 करोड़ वर्ष, कितनी है? 46 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 46 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी जो उत्पत्ति है वो भी लंबे समय से अंतर्जात और बहिर्जात बलों के लगने से या परिवर्तन से, अंतर्जात एवं बहिर्जात अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के लगने से हुई। पृथ्वी के अंदर जो खिंचाव हुआ उससे पृथ्वी के, यानी कहने का मतलब इस विश्व के, इस भूखंड के टुकड़े हुए, कई टुकड़ों के रूप में ये परिवर्तित हो गई। इसमें इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित है अर्थात भूमध्य रेखा ये है 0 डिग्री, इसके दक्षिण में अर्थात दक्षिण वाला जो भाग है उसके अंदर इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। ये आकार में काफी विशाल थी, यानी जो इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी, उसका आकार विशाल था, यानी बड़ी थी, विस्तृत थी। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भी इसका हिस्सा थी, यानी जो यहाँ पे भूखंड था दक्षिण के अंदर, उस भूखंड की बात है। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों एक ही थी, जो कालांतर में आज अलग अलग है, वो पहले एक ही थी। करोड़ों वर्षों के दौरान ये प्लेटें काफी हिस्सों में टूट गई, विखंडित हो गई और टूटने से इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का विकास हुआ। धीरे धीरे आगे चलते हुए भारत, जो प्लेटें, इनके विखंडन होने से भारत में उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान वैज्ञानिक संरचना है अर्थात इसकी क्रियाशील भूआकृतिक प्रमुख मुख्यतः अंतर्जातीय और बहिर्जातीय बलों से प्लेटों में क्षैतिज संरचना के अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में है। यानी जो देश है, ये जो भारत का जो विकास है, प्रायद्वीपीय भाग का जो विकास हुआ है, पृथ्वी के भूखंड के अंदर अंतर्जातीय, अंतर और बहिर्जातीय जो दो प्रकार के जो बल लगे थे, इन बलों के कारण ही कहीं पे भूखंड ऊपर उठ गया तो कहीं पे नीचे हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जो देश है आज भारत देश है, उसके अंदर भी विभिन्न खंडों में, विभिन्न भागों में हम इसको बांट सकते हैं अर्थात इसके जो भौतिक लक्षण है भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। इसके जो खंड है, भौतिक लक्षण है, इसके भौतिक लक्षण है। अब भौतिक लक्षणों के अंदर एक अपन कह सकते हैं प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड
बी जो दूसरा भाग है इसका, हिमालय और उसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं, हिमालय एवं उसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, दूसरा वाला भाग ये हो गया, दूसरा खंड। तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो सी है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान या मैदान कह सकते हैं अपन, का नहीं लगा के ब्रह्मपुत्र मैदान। इसमें अब आगे चल करके हम अलग अलग तीनों भागों का यानी भौतिक स्वरूप हो गए, प्रायद्वीपीय खंड हो गया, हिमालय एवं उसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो गई, और तीसरा हो गया सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। इसमें एक एक करके एक एक हिस्से के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है प्रायद्वीपीय खंड एक। देखिए प्रायद्वीपीय खंड के अंदर देखिए, प्रायद्वीपीय जो खंड है वो इसका विकास भी काफी लंबा है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा काफी कटी फटी है, जो कि कच्छ से गुजरात के अंदर जो भाग है या कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी कच्छ से लेकर के गुजरात में कच्छ से लेकर के आरंभ होकर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से होते हुए, जो कि राजस्थान के अंदर से गुजरती है, पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों से होते हुए गंगा डेल्टा तक जाती है। यानी प्रायद्वीपीय जो खंड है वो सीधा का सीधा गुजरात के भाग से, गुजरात से होता हुआ अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से होते हुए दिल्ली, फिर दिल्ली से यमुना, यमुना से होते हुए गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों से होते हुए, और गंगा का जो डेल्टा है वहां तक ये तिरक जाता है। अर्थात ये प्रायद्वीपीय खंड है, अर्थात यहाँ से इसकी सीमा बनती है। इसके बाद में राजस्थान में भी प्रायद्वीपीय खंड जो मरुस्थल है, वह मरुस्थल से संबंधित जो सदृश्य आकृतियां हैं, उन आकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्य प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो ये प्रायद्वीपीय भाग है वो नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये काफी पुराना है। और इतना ही नहीं, इसके बाद में है यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण, ये जो भाग है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ऊर्ध्वाधर जो हलचलें होती है, उन हलचलों के कारण ऊर्ध्वाधर हलचल, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे अप एंड डाउन जो हलचल होती है, उन हलचलों के कारण प्रभावित होकर के नदियां, जो नर्मदा नदी है, तापी नदी है, महानदी है, इनकी रिफ्ट घाटियों का विकास हुआ है। नर्मदा, तापी और जो महानदी है, उनके अंदर नदी
जो रिफ्ट घाटी के अंदर बहती है, अर्थात रिफ्ट घाटी का मतलब होता है गहरी खाइयों में यानी गड्ढों के अंदर बहती है, दरारों के अंदर ये बहती है, चलती है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। प्रायद्वीप मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां इसके अंदर शामिल है। अवशिष्ट पहाड़ियां मतलब जो पहाड़ियां घिस चुकी है और घिसावट के कारण कटने के कारण उनमें काफी नीचे से यानी नदियां बहने लग गई है, जैसे कि अरावली, नल्लामाला, जावादी, वल्लीकोड़ा, पालकोड़ा श्रेणी में महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि इसके प्रमुख है। यहाँ की नदियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। इतना ही नहीं, जो कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां बहती है वो छिछली यानी कम तीव्रता वाली होती है, कम उनके अंदर ढलान कम होती है। पूर्व दिशा के अंदर, जैसे कि पूर्व दिशा बंगाल की खाड़ी की तरफ, पूर्व दिशा में जो बहने वाली जो नदियां होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। दिशा में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। अर्थात जिस तरीके से नदियां बहती है, नदियां बहने के कारण कम छिछला हो जाता है, अर्थात उनकी गहराई कम हो जाती है, तो पानी की बहने की क्षमता धीरे हो जाती है। ये धीरे न होने के कारण ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। इन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियों के अंदर है गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी। गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा से संबंधित जो मामला है, अर्थात अपन डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा डेल्टा उसे कहते हैं जो नदी बहकर के धीरे समुद्र में गिरने से पहले जो समतल मैदान होते हैं उनके अंदर बहकर के और जो अपने साथ में बहा करके लाई गई कंकड़ मिट्टी गाद होती है उसको ला करके मुहाने तक छोड़ देती है। नदी अपने मुहाने पे छोड़ देती है और छोड़ने के साथ में एक त्रिभुजाकार ऐसी आकृतियों का निर्माण होता है। और ये त्रिभुजाकार आकृतियां होती है, ये आकृतियां ही डेल्टा कहलाती है। और फिर धीरे धीरे होती हुई समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर ये पानी समाहित हो जाता है। तो समुद्र में गिरने से पहले नदी अपने मुहाने के ऊपर ला करके जो कंकड़ पत्थर छोड़ देती है और उनके कारण एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। आज की कक्षा के अंदर इतना ही। नमस्ते।